नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि 20 तारीख से जो आपकी प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10वीं विज्ञान का बिल्कुल सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपको चैनल के अंत तक बने रहना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से सबसे पहले प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का विज्ञान का पूरा सोल्यूशन बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पूरा पेपर इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको अंक मिलेंगे 80। ठीक है, यहाँ पे समय दिया आपका 3 घंटा और कुल प्रश्न है 22। यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिए तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। तो क्या होगा, देखिए जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl को जब हम लौह चूर्ण का मतलब होता है Fe को डालते हैं तो इसमें क्या बनता है हमारा, इसमें बनता है FeCl प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन गैस और उसके साथ हमारे क्लोरीन गैस निकलती है। तो दोस्तों इसके पहले हम आपको पेपर दिखा दें और आंसर आपको मैं खूब विस्तार से, चलिए मैं पहले देख लीजिए। आपका कुछ इस प्रकार से पेपर है, आंसर सीधे आंसर बताऊंगा। ये रिक्त स्थान दिए गए हैं आपके, देख सकते हैं ये एक शब्द उत्तर। यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-2 अंक के दिए गए हैं। फिर यहाँ पे आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे 3-3 अंक के। ठीक है, अब दोस्तों आंसर की बात कर लें। चलिए सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि आपको आंसर कहाँ मिलेंगे, मतलब कि आंसर ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन के साथ, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो मित्रों अब हम आपको आंसर बता देते कि आपको आंसर कैसे मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण में डाला जाता है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आपका आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। कैसे, देखिए HCl हमारा क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, और जो लौह चूर्ण होता है आपका होता है Fe होता है। जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो आपका क्या, सबसे पहले आपका हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा FeCl। ठीक है, FeCl मतलब कि फेरिक क्लोराइड, Fe को क्या बोलते हैं लोहा, तो यहाँ पे बोलते हैं आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो प्लस H बनेगा कि नहीं। और यहाँ पे ये गैस है चूंकि, तो इसलिए ऊपर का चिन्ह लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका, सभी आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, पूरे आंसर बताऊंगा, फिर बताऊंगा आपको पीडीएफ कहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर देखिए धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो देखिए जो धातु होती है उन्हें अगर हम खींचेंगे तो वो तन्यता कहलाती है। ठीक है, और जो जब हम हथौड़े से पीट कर उसको चादरों में बदला जाता है। ठीक है, मतलब कि जो धातु है उसको जब हम हथौड़े से पीटेंगे तो वो पतली क्या है तो वो फैलती चली जाएगी, उसका आकार बढ़ता जाएगा और वो एक चादर के तरीके बन जाएगी। तो इसी को आघात वर्धनता कहते हैं। चालकता मतलब वो होता है जहाँ पे विद्युत धारा जिस धातु में आसानी से प्रवाहित हो जाए। ठीक है, फिर यह दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको बताना है, तो यहाँ पे सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, सिनेप्स कहते हैं दो तंत्रिका कोशिका के खाली स्थान को। कक्षा 10वीं का विज्ञान का दोस्तों जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम है पूरा बिल्कुल रियल पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, उनके आपके सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात कर ले कि निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो ये प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम द्वारा होता है अलैंगिक जनन मुकुलन। फिर आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो विद्युत जनित्र। ठीक है, यहाँ पे जनित्र हो जाएगा, जनरेटर कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जनित्र का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो कौन करते हैं, तो यहाँ पे करता है, यहाँ पे आपका जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव करते हैं आहार श्रृंखला का निर्माण। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को आपको बताने कि विश्व में तेजी से कम होने वाला संसाधन है। तो भैया जल, आपको पता ही होगा कि जल सबसे तेजी से घट रहा है, तभी अभियान भी चलाया जाता है जल बचाओ। ठीक है, फिर ये आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, तो 7 आवर्त हैं, 118 तत्व हैं, आपको याद रख लेने। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो 7 आवर्त होते हैं। पूरा आंसर दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं। फिर दिए अधिक स्थान की पूर्ति, देखिए जल एक हाइड्रोजन ऑक्साइड है। कैसे, देखिए जल का फार्मूला होता है आपका H2O। H2O में आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट नंबर पे उसके 2 अणु विद्यमान है, इसलिए क्या हो जाएगा ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, फिर दिया है आपका धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। जो धातु होती हैं जैसे कि सोना, चांदी, ठीक है, ये सब क्या होती है, ये सब विद्युत धारा की सुचालक धातु होती है। अगर आप जो अपने घर की वायरिंग होती है अगर आप चांदी धातु से करवाएंगे तो उसमें सबसे अच्छी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जो चांदी धातु होती है वो बहुत ही महंगी होती है और उसके चोरी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, इसलिए चांदी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। और धातुएं ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। फिर दिया है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक कहते हैं प्लेसेंटा कहते हैं, आपको याद रखना है प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीडीएफ आप कहाँ से लाए हैं, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसमें पूरे आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो ये आपकी वेबसाइट है ना, वेबसाइट का नाम देख लीजिए। वेबसाइट का आपका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, वेबसाइट का नाम है आपका nityastudypoint.com। तो इस पर ये अवेलेबल हो चुकी है ये पीडीएफ, अच्छी तरीके से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। आपको सीधे सीधे लिख देना है nityastudypoint.com, आपको क्लिक कर देना है, फिर इसके बाद में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट की, मतलब कि यही पेपर की। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो सीधे आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसकी भी लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों कक्षा 10वीं का जो आपका गणित का पेपर प्री बोर्ड का होने वाला है, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए हम आंसर आपको बता रहे हैं, तो आंसर मैं आपको बता, देखिए यहाँ पे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, और चैनल पर भी आप हमारे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पेपर भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको देखिए कक्षा 10वीं विज्ञान का है। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, तो हम आपको बता रहे थे रिक्त स्थान। ठीक है, फिर दिया है आपका मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये कुछ 2 क्वेश्चन अभी तक नहीं पता चले हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप देख लीजिएगा जैसे ही मिलेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा जरूर। फिर दिया अनुवांशिकी के जनक है, तो जनक ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं अनुवांशिकी के जनक। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पेपर में पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपनी कॉपी निकालिए, उसमें लिखते जाइए किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई का होता है। देखिए जो आपका रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध होता है, उसकी लंबाई कितना, तो 2 गुना होता है, तो 2r हो जाता है। ठीक है, आपको बता देना है। फिर ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं, तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, आपको बता दें हम। ठीक है, यहाँ पे आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लें, तो हम आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका देखिए सही मिलान करना है। यहाँ पे आपको कॉलम ए कॉलम बी टाइप के 2 कॉलम मिल जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलम ए में देख सकते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु। फिर यहाँ पे कॉलम बी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए मैं आपको आंसर सीधे बता दें दोस्तों। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम होती है, पोटेशियम नहीं पोटेशियम होती है, यहाँ पे गलत लिख गया। ठीक है, पोटेशियम आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर दिया सामान्य रक्तचाप होता है 120 से HMMHg तक। ठीक है, फिर दिया पादप हार्मोन्स में आपका साइटोकिनिन पाया जाता है। शुक्राणु उत्पाद नियंत्रण, शुक्राणुओं का जो उत्पाद होता है मनुष्य के अंदर, उसको नियंत्रण करने के लिए टेस्टोस्टेरोज नामक एक विधि अपनाई जाती है, जिसमें शुक्राणु कम करने हैं, मतलब कि उसकी उत्पादकता कम की जाती है। तारों को टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, आपको बता देते हैं। फिर दिया है लेंस की जो आपकी क्षमता होती है वो द्विफोकसी लेंस द्वारा होती है, मतलब कि जो लेंस की आपकी क्षमता होती है वो द्विफोकसी द्वारा होती है। कैसी होती है, देखिए लेंस होता है आपका, देखिए जो अवतल उत्तल लेंस आपका ऐसा बनता है और अवतल लेंस आपका ऐसा बनता है, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेवल। ठीक है, तो हम आपको बता दें जब आपका द्विफोकसी लेंस होगी लेंस की क्षमता, तो P = 1/f आपने फार्मूला पढ़ा होगा, तो ये एक द्विफोकसी लेंस की होगी, तभी तो यहाँ पे f और यहाँ पे 1 दिया, तो द्विफोकसी लेंस अनुपात में होती है। फिर जरा दृष्टि दोष अवतल दर्पण। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में जो आपको होता है ना, आप थोड़ा कम देखिए, अवतल दर्पण का आप चित्र जानते होंगे ऐसी होती है, और यहाँ पे कलई भी होती है। ठीक है, चलिए फिर आपको विद्युत विभवांतर वोल्ट होता है। ठीक है, फिर आपको एक शब्द में उत्तर देना है। शुद्ध जल का pH मान 7, आपको पता ही होगा, शुद्ध जल का pH मान जो आपका होता है वो 7 होता है। ठीक है, फिर दिया है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन विलय विलायक आपने पढ़ाई होगा, आप इसका आंसर भी आसानी से दे पा रहे होंगे। फिर दिया है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम है, तो क्लोरोफिल है। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, पत्तियां क्लोरोफिल के कारण ही सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती हैं, आपको ये भी याद रखना है। फिर दिया है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन कहते हैं, आपको बता देना है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लें, तो दिया है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र का नाम लिखिए। तो पुरुषों में आप जानते ही हैं XY लिंग होते हैं और महिलाओं में X तक। यदि देखिए इन्हीं लिंग के निर्धारण से ही हम बता सकते हैं कि जो लड़का होगा कि लड़की। देखिए जो माता के लिंग होते हैं उसमें XX होते हैं, अगर माता से कोई भी बच्चा तो X ही X लेगा, लेकिन पुरुषों में निर्भर करता है, अगर वो Y अपना देते हैं तो इसका मतलब होता है कि लड़की होगी, अगर X लेते हैं तो वो लड़का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लिंग निर्धारण दिया है। तो इसका एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी दिया गया था, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको मिलेगा तो मैं बताऊंगा। फिर दिया है लेंस की क्षमता का सूत्र मैंने आपको बताया था, P = 1/f डायोप्टर होता है। ठीक है, P = 1/f डायोप्टर, तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे आपका P क्षमता होती है पावर और F होता है फोकस। ठीक है,
फिर आपका अगला दिया, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल एक कॉन्वेक्शन मिरर। फिर आपको बता दें विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। ओम आपको जानते होंगे, आर आपने फार्मूला आर होता है रेजिस्टेंस, जिसे हम प्रतिरोध भी बोलते हैं, इसका मात्रक ओम, जो आपका कुछ इस शेप में बनता है। ठीक है, फिर दिया है श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी क्रिया कारण बताइए। तो यहाँ पे अथवा में दिया गया तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करने क्यों किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो आपके ये क्वेश्चन है ना, तो इन दोनों क्वेश्चन में मैंने सबसे छोटे और सटीक, जिसमें आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, वो आंसर दिए। देखिए, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी कारण लिखिए। तो देखिए, पहले तो हम बताते ऊष्माक्षेपी है कि उसमें, फिर इसमें कारण लिखते तो आपका काफ़ी लंबा चला जाता है। इससे सरल आपका क्वेश्चन, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों जाता है? तो ये आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, देखिए कितना छोटा सा है। खाद्य पदार्थों को अपचयन रोकने के लिए, मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके चिप्स वगैरह आते हैं, कुरकुरे, ठीक है, उसमें आपको एक फूले हुए किस लिए होते हैं? उसमें आपको नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो उनमें ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, जिससे उसमें क्या होगी, उसमें एक गंध आने लगेगी और वे खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस, देखिए नाइट्रोजन है वो कम सक्रिय गैस होती है, तो ताकि खाद्य पदार्थ का अपचयन ना, मतलब कि खाद्य पदार्थ खराब ना हो और लंबे समय तक चलते रहें, इसलिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इतना कर लेना है। फिर आपको अगला क्वेश्चन की बात कर लें, संचारण किसे कहते हैं? ठीक है, तो बहुत ही देखिए, धातुओं को संचारण रासायनिक क्रिया जिसमें फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। धातुओं की क्षरण क्रिया जिसमें यांत्रिक कारकों के फलस्वरूप धातुओं का ह्रास होता है, इस क्रिया से भिन्न होती हैं। धातुओं में संचारण वस्तु रासायनिक क्रिया अथवा वैद्युत रासायनिक क्रिया के रूप में होता है। देखिए, संचारण आपका वो होता है जैसे धातुएं, उनमें धातुएं जैसे कि लोहा धातु, उसमें जंग लगने लगती है। ठीक है, जंग लगने लगती है, उसमें विभिन्न प्रकार के टूटने लगते हैं, तो वो क्या, धातुओं का संचारण होता है। तो इसी का मतलब यही होता है संचारण। इसी को कहते हैं कि धातुओं के कम टूटने फूटने की क्रिया को ही संचारण कहते हैं। नहीं तो आप ये लिखिएगा, ये ज़्यादा सही है, इसमें आपको पूरे मार्क्स, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। फिर दिया है मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 गुण, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो यहाँ पे आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम बता देता हूँ। बोल रहा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से, ठीक है, कहीं से भी शुरू कर प्रत्येक 8वें तत्व गुण पहले तत्व गुणों के समान होते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम कहते हैं। पहला तत्व लिथियम, जिसे हम बोलते हैं आयलाइड, ठीक है, ये आपका जो परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है, आपने पता ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आपका आता है लिथियम। ठीक है, फिर दिया है से आरंभ पर 8वें तत्व सोडियम, मतलब कि Na, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11 के गुण लिथियम के समान है, मतलब कि जो सोडियम गुण प्रदर्शित करता है वही आपका लिथियम गुण प्रदर्शित करता है। तो यही न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था कि जो आपके पहले जो आपके आवर्त सारणी से उसके पहले तत्व था, ठीक है, तीसरा तत्व लिथियम और 11वें तत्व आपका होता है कौन सा, सोडियम, ये दोनों एक ही गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन भार इनके अलग अलग होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है धमनी और शिरा में अंतर। फिर दिया ऑक्सी व अनऑक्सीकरण में कोई 2 अंतर लिखे। तो धमनी शिरा में अंतर देख लीजिए, धमनी और शिरा दोनों में एक ही रक्त प्रवाहित होता है, पहला अंतर ये हो जाएगा। देखिए आप पेपर में आप कैसे लिखेंगे, तो एक तरफ आप लिखना धमनी और एक तरफ आप लिखना शिरा। तो पहले में लिखते हैं धमनी में एक ही रक्त प्रवाहित होता है और इसमें भी लिखना शिराओं में भी एक ही रक्त प्रवाहित होता है। देखिए धमनी का मुख्य कार्य हृदय से शुद्ध रक्त ले जाना और विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो आपको धमनी में लिख देना है दूसरा पॉइंट डाल के, धमनी का जो कार्य होता है वो हृदय से शुद्ध रक्त ले जाना और शरीर के अन्य अंगों तक पहुँचाना, जबकि शिराओं का कार्य होता है शरीर के अंगों में अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। ठीक है, तो 2 अंतर हो जाएंगे, बिल्कुल 2 नंबर, बिल्कुल जितने नंबर है उतने मिले। फिर दिया क्राइक प्रवर्धन कैसे कहते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका क्राइक प्रवर्धन दिया गया है। जब पौधों का किसी भी अंग के नया पौधा तैयार हो जाता है तो उसे क्राइक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब कि कहने का अर्थ ये है, जैसे कि आप आलू है, आलू को 4 भागों में बांट दिया, ठीक है, तो ये वाला और ये 4 भागों को अगर आप अलग अलग जगह लगाएंगे तो उनसे एक नया पौधा बन जाएगा, एक नया आलू उसमें निकल जाएगा। परंतु जो आपका अन्य होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हम ले लें, ठीक है, हम ले लें गाजर, ठीक है, अगर आप गाजर को 4 भागों में काट कर लगाएंगे तो वो नहीं उगेंगी, क्योंकि गाजर के बीज आते हैं। तो इसी को क्राइक प्रवर्धन कहते हैं। अब बोल रहा है कि क्राइक प्रवर्धन अलैंगिक जनन भी होता है, क्योंकि अलैंगिक इसलिए होता है क्योंकि वे स्वयं से ही जनन ले सकते हैं। फिर दिया प्राकृतिक क्राइक जनन पौधों की जड़, तना अथवा पत्तियों से हो सकता है, जैसे कि आलू, आप आलू को देखिए, मैंने आपको उदाहरण अदरक के प्रकंद, मतलब कि अदरक को अगर आप काट दें तो उसको लगा दें तो उसके भी निकल आएंगे, प्याज के बल्ब, अरवी के धनकंद, ब्रोफिलर के पर्ण कलियाएँ आदि। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका भी आंसर इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है।
फिर अगला क्वेश्चन बता दें कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया ही था, लेकिन मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, दिया है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष एक्स लिंग गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग से मिलता है तो इसमें एक्स एक्स जोड़ा बन जाता है। ठीक है, अगर एक्स एक्स जोड़ा बन जाएगा तो इसका मतलब आपका लड़की होगी। ठीक है, लड़की के रूप में अगर वही जोड़ा आपका एक्स वाई बन जाता है तो इसका मतलब लड़का होगा। अब ये निर्भर करता है कि कौन सा आपका जोड़ा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है जब पुरुष वाई लिंग गुणसूत्र स्त्री एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो एक्स वाई बनेगा, इससे लड़की का जन्म होगा। तो ये आपका किसने, ये अनुवांशिकी के जो आप कहते मेंडल ने उनने नियम दिया था। फिर दिया आपका परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपवर्तन का नियम देख लेते हैं जो काफ़ी इजी भी है। ठीक है, दो नियम होते हैं इसके, उसके भी दो ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नियम हो जाएगा परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं। कैसे आपने पढ़े, कोण आई बराबर कोण आर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फोकस दूरी एफ बराबर r/2 में जब आप चित्र बनाते हैं तो इसमें आपका कुछ इस प्रकार से एक आई बनता है और ये जो आपका आर होता है, तो हम क्या लिखते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। इसी से मतलब कि जो कोण आई बराबर कोण आर बराबर होते हैं, इन्हीं के नियम से ये लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अब कन्फर्म हो गया, जब आप फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालते हैं तो f बराबर r/2 आता है कि नहीं। तो हम पहले इसमें जब इसको हम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले आपको एक इस प्रकार का चित्र बनाने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कोण आई होता है, ये होता है कोण आर। तो हम क्या लिखते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। तो ये किसने, तो यहाँ लिखते हैं अपरावर्तन के नियम से। ठीक है मित्रों, फिर बता दें परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपको पता ही होगा। अभिलंब और आपतन को एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ओम का नियम आपका लिखना, नहीं तो आपको विद्युत परिपथ। देखिए ओम का नियम है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, विद्युत परिपथ सबसे छोटा है। देखिए विद्युत धारा की सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। पहली बात तो आपको डिफिनीशन। ठीक है, फिर दिया है परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का प्रभाव खत्म हो जाता है। विद्युत धारा किसी चालक के विद्युत आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नहीं तो आप ये याद कर लीजिए, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश होता है आपका क्यू बराबर एन, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होता है आपका आवेश। अब आपका पूछ रहा है कि इसमें विद्युत धारा का फार्मूला ही पूछ सकते हैं, तो V बराबर आई आर, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। जब हम आई आर को इधर लाएंगे और वी आर को उधर ले जाएंगे, ठीक है, V को, तो आपका जो ये फार्मूला बन जाएगा I बराबर V/R। तो यहाँ पे आपको इतना फार्मूला और लिख देना है। और विद्युत धारा का मात्रक आपका होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर आप लिख सकते हैं, एम्पियर भी होता है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन में विद्युत विभव क्या है, प्रतिरोध क्या है। तो विद्युत विभव देखिए कि बिल्कुल छोटी सी है। तो एकांक धन आवेश के अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों एक ही है, पर उनकी डिफिनीशन में बहुत ही माइनर मिस्टेक है, बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है। तो आपको इन डिफिनीशनों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जो मैंने लिखी है वो काफ़ी ईजी आपकी डिफिनीशन हो जाएगी। फिर आपको बता दें दिया है कि जैविक के परितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए, ओजोन के क्षय होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओजोन के क्षय होने के कारण इसलिए लिख दिए क्योंकि जो ओजोन परत है ना वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो हम आपको बता दें तो दिया है ओजोन परत के क्षरण का वैज्ञानिक व प्रमाणिक ज्ञान सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक शेरवुड रोलैंड और मरियो मलीना ने 1973 में बताया। उन्होंने कहा था कि ओजोन परत को मानव निर्मित गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, आप दोस्तों जानते होंगे CFC गैस आपकी फ्रिज में, मतलब कि रेफ्रिजरेटर जो आप इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज जिसमें आप खाना रखते हैं, उसमें सबसे अधिक क्लोरोफ्लोरो गैस पाई जाती है और वो दिन भर उसका रिसाव करती रहती है। ठीक है, CFC नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो 1983 और 1984 में अमेरिकी उपग्रह निम्बस ने ओजोन परत पर काफ़ी नज़दीकी से अध्ययन किया था। ठीक है, उन्होंने सबसे सूक्ष्म अध्ययन किया था। उन्होंने कहा था कि 1987 में शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ कि क्लोरीन गैस ओजोन को नष्ट करती है। वैज्ञानिक ने इस संदर्भ में पाया कि क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन परमाणु अणुओं को जब्त कर सकता है। ठीक है, अप्रैल 1991 में नासा ने बताया कि गत एक दशक से ओजोन परत का 7.5 से 5% तक ह्रास हुआ है, मतलब कि नष्ट हुई है। अब देखिए आपको इतना कर लेना, करने के बाद में फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार लिख दिए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था, मतलब कि दोनों तरफ आपको अभिक्रियाएं बराबर करनी थी। और दूसरे में आपको दिया था कि अथवा में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। देखिए दोस्तों, ये भी आपका ईजी है, ये भी आपका ईजी है, तो ये वाला देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये भी करना बता दूंगा। फिर दिया है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ अथवे वाले का उत्तर है। ठीक है,
ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया देखिए बोल रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे काली चूना और जल आपस में करते हैं तो बूझा चूना CaO का निर्माण होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक रासायनिक परिसर में एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर दिया है सूर्योदय के समय सूर्य रक्तचाप क्यों प्रतीत हो टिड्डल प्रभाव का है। तो देखिए सूर्योदय वाला आपका सरल था तो इसको बता देता हूँ। सूर्योदय के समय सूर्य मतलब कि क्षितिज के निकट होता है। मतलब कि जैसे ये सूर्य है, ये आपकी ये यहाँ पे कोई लड़का खुला है तो मतलब कि इन दोनों की जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, किरण को हम पहुँचने के लिए वातावरणीय मोटी पर्वतों से गुजर कर करना पड़ता है, हमारी आंखों पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हमारी आंखों तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य मतलब कि लैम्डा V बराबर n लैम्डा आपने फार्मूला पढ़ा हुआ। ठीक है, जिसमें आपको अनुप्रस्थ तरंग और देखिए अनुप्रस्थ ऐसे ऐसे चलती है और वो सीधी चलती है, आपने पढ़ा ही होगा। इसलिए सूर्योदय के सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त प्रतीत होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक कर देना। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो दोस्तों अगर आपको इस वेबसाइट से ये लिखना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइएगा, सीधे आप इसको लिखना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपको पूरे क्वेश्चन बता देंगे और आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दिया चुंबकीय बल रेखाओं की गुण। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद क्रम वक्र बनाती हैं। वक्र समझते हैं नहीं? जैसे कि मान लीजिए ये एक चुम्बक है। ठीक है, ये आपका है नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। तो इसमें बोल रहा है कि चुम्बक होती है नॉर्थ पोल से निकलते हुए एक वक्र बनाते हुए साउथ पोल में निकल जाती है तथा इस साउथ पोल से निकलते हुए एक नॉर्थ पोल में। तो इसी प्रकार की क्रिया ये ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो यहाँ पे एक वक्र बन जाता है, मतलब कि गोल प्रकार का एक रूप बन जाता है, तो इसी को आपको वक्र बोलते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है। फिर ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब कि चुंबकीय बल रेखाएं जैसे एक दूसरे काटेंगी तो यहाँ पे आपका अगर काटेंगी तो ये कभी भी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। ठीक है, बल रेखा हमेशा पास पास होते हैं। जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे रेखाओं के समांतर व समदूरस्थ पर होती हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन की बात करें तो भूतापीय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन में आपको अंतर बताना था। तो जीवाश्म ईंधन में बता देता हूँ, देखिए आपको ये लिख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। जो कि जीवाश्म ईंधन होता है ना, उसका निर्माण लाखों और करोड़ों वर्षों में होता है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये आपके सब जीवाश्म ईंधन है। इनका अगर आप एक बार यूज कर लेंगे तो भविष्य में इनका उपयोग दोबारा से बनाने में आपके करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, करोड़ों व लाखों वर्ष लग जाएंगे जिनका निर्माण करने में। जैसे कि जीवाश्म ईंधन हमारे हो जाते हैं पेट्रोल, कैरोसिन, LPG, ठीक है, और कोयला, ये सब आपके जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की हानियाँ क्या होती है? देखिए सबसे पहले इसको हम जीवाश्म ईंधन को हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं अपरंपरागत स्रोत। ठीक है, फिर दिया जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित हैं। ठीक है, इनका एक बार उपयोग करने से दोबारा उपयोग नहीं करते हैं। इनमें बहुत ही खतरनाक गैस निकलती हैं जो वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण में तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब दोस्तों आपको दिया व्यंजक चूर्ण, तो जिप्सम वाला मैं आपको बता दूँ तो जब विशुद्ध जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O मतलब कि जल 1000 से 1900 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ पेरिस प्लास्टर, जिसे हम बोलते हैं POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू ½ H2O कहलाता है। पेरिस प्लास्टर पानी के संपर्क में आती ही शीघ्र ही उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है। तो भैया ईजी है। ठीक है, फिर आपका दिया यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों को संरचनात्मक सूत्र बनाना है, अथवा में दिया इलेक्ट्रॉन बिंदु। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखे हैं, देखिए NH3 आप में देख सकते हैं। यहाँ पे H कितने, H के आपके 3 अणु हैं, तो इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे हम N लिख देंगे, फिर यहाँ पे एक H जोड़ देंगे, यहाँ पर भी एक H जोड़ देंगे, यहाँ पर भी एक H जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऊपर क्यों नहीं H जोड़ा, क्योंकि दोस्तों आप ऊपर भी जोड़ सकते हैं, अगर आप इसको हटा के ऊपर जोड़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप H2O देख सकते हैं, तो O के हमेशा नीचे ही अणु उड़ते हैं, तो आपको नीचे ही जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तभी तो ये बन जाएगा। मतलब कि अगर हम एक H रख देंगे तो ये HO क्या बन जाएगा, H तो दूसरी गैस बन जाएगी, तो यहाँ पे 2 H रहेंगे, तो ये बन जाएगा आपका H2O। अब CH4 जिसे हम बोलते हैं मेथ, आपने पढ़ा होगा मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, नॉन। ठीक है, IUPAC में। तो जो CH4 का जब आप संरचना सूत्र बनाएंगे तो C और इसके चारों तरफ आप H लगा देंगे, तभी तो यहाँ पे आपकी H की घात 4 हो जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है,
फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लें, मनुष्य के पाचन तंत्र का आपको बताना है। देखिए पाचन तंत्र आपका दिया गया, अच्छे से मैंने बना दिया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, काफ़ी मेहनत से बनाया है। देखिए ये माउथ मुंह होता है, ये आपका लीवर होता है, गुर्दा होता है, ये पेट होता है, ये आपका आलिंद होता है, बाया आलिंद, ठीक है। प्रैक्टिकल्स मतलब कि सिरा, धमनी सिरा होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसको कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। आपको हम 25 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, 25-30 मिनट का, ठीक है। उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जा रहा है चैनल पर, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ। और दोस्तों बता दें, पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी आपको पूरा आंसर नहीं बताया तो मैं आपको पूरा आंसर बता रहा हूँ। फिर उत्तर की बात कर दें तो आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब ये मैंने आपको ये वाला 22वां नंबर आंसर बता दिया। किसी अवतलन की फोकस दूरी आपके लिए 15 सेंटीमीटर, बिंदु से कितनी दूरी पर रखेंगे उसका बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। मतलब कि यहाँ पे आपको v का मान निकालना है और आपका दिया है u का मान निकालना है। तो देखिए आपको साफ समझ में आ रहा होगा, f बराबर -15, जो कि अवतल दर्पण में आपकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे v, तो लेंस पूछा, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन सबको पक्षांतर कर दिया एक तरफ, और यहाँ पे u का मान -30 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। फिर इसके बाद हमने m बराबर v/u, ये आपका होता है आवर्धन, ठीक है। और इसको बोलते हैं I/O, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज मतलब कि प्रतिबिंब, जैसे आप फोटो ही बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट मतलब कि वस्तु, ठीक है, वस्तु की प्रतिबिंब। तो m का मान हमने 10/30 करें तो 1/3 की दूरी बनेगा, और ये प्रतिबिंब -30 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में हमने आपको जो कक्षा 10वीं का देख सकते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी ये पूरा बन जाए। तो ये आपको वेबसाइट का नाम रख लेना, nityastudypoint.com, आपको PDF मिल जाएगी यहाँ पे, और मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कक्षा 10वीं विज्ञान का पूरा सोल्यूशन आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम का है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। और दोस्तों हम आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको वेबसाइट नहीं मिल रही है तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में है गिवन है, तो लिंक पे जाइए, टच कीजिए, सीधे आप यही पोस्ट पे इसी मतलब कि यही सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा आप नीचे देखिए, यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो थोड़ा आप और नीचे कर दीजिएगा। नीचे करने के बाद में यहाँ से आपके सभी आंसर शुरू हो जाते हैं। एक एक आंसर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया। अगर आपको पेपर चाहिए तो मैं आपको एक बार पेपर और दिखा देता हूँ। तो मित्रों आप देख सकते हैं, ये है आपका पेपर। तो मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल रियल पेपर है, प्री बोर्ड एग्जाम कक्षा 12वीं का। तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं, तो इस प्रकार से आपको कुछ कर लेने हैं आंसर। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको आंसर करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। लिंक की मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहाँ पे जाइए, सीधे आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने आंसर लिखने लगिए। तो सबसे पहले आपको nityastudypoint.com वेबसाइट पे उपलब्ध कराया गया, और चैनल को प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको जो मैथ का पूरा सोल्यूशन हम आपको लिए लेके आ रहे हैं, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने, इनके बहुत बहुत धन्यवाद।